तो आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हम लोग क्यों पढ़ते हैं? आप लोग बता सकते हैं त्रिकोणमिति हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसकी ज़रूरत कहाँ है और इसे पढ़ने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं? तो यह जान लीजिए। त्रिकोणमिति पढ़ने पर अगर आप पढ़ते हैं तो 2024 में भी यह त्रिकोणमिति से बहुत क्वेश्चन आए हैं। अधिकांश क्वेश्चन प्रत्येक साल त्रिकोणमिति से आता है और 2025 में भी त्रिकोणमिति से बहुत क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग अगर गणित में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं 2025 के एग्ज़ाम में, यानी कि अगर आप क्लास 10th बोर्ड में 2025 में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको त्रिकोणमिति अच्छे तरह से यानी कि बेहतर तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। त्रिकोणमिति से प्रत्येक साल या इससे अधिक बहुत क्वेश्चन आते हैं और 2025 में भी आएंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ क्या होता है और इसे हम क्यों पढ़ते हैं। तो जान लीजिए। ट्री मतलब क्या होता है? तीन। ट्री यानी कि तीन। ट्री मतलब क्या हो जाएगा? तीन। और यहाँ क्या हो गया? गोनो, GONO। गोनो मतलब क्या होता है? मेजर यानी कि साइड मतलब यानी भुजा हो जाएगा, भुजा। गुनो मतलब भुजा। मैट्री मतलब क्या हो जाएगा? मापन। मैट्री का अर्थ हो जाएगा मापन। तो क्या बोल सकते हैं? तीन भुजाओं का मापन। क्या हो जाएगा त्रिकोणमिति का अर्थ? तीन भुजाओं का मापन। तीन भुजाओं का मापन। क्या हम लोग त्रिकोणमिति में सिर्फ तीन भुजाओं का मापन ही पढ़ते हैं या सिर्फ हम कोण का भी मापन पढ़ते हैं? तो आप लोग बोलिएगा। त्रिकोणमिति में हम भुजा तथा कोण दोनों का मापन पढ़ते हैं। तो लिख लीजिएगा आप। तीन भुजा तथा कोण का मापन लिख लीजिए। भुजा तथा कोणों का मापन हम पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति में हम लोग क्या पढ़ते हैं? भुजा तथा कोणों का मापन पढ़ते हैं। तो त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ होगा यह पहले समझते हैं। उससे पहले जान लीजिए भुजा तथा कोण का मापन हम लोग त्रिकोणमिति में फादर के नाम जानने से पहले आपको क्या पता है मैथ के जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ मैथ कौन है? तो जान लीजिए। फादर ऑफ मैथ मैथ के पिता कौन है, यानी कि मैथ के जनक कौन है? तो आर्किमिडीज। आप लोग बोलिएगा फादर ऑफ मैथ कौन है? मैथ कौन है? तो आर्किमिडीज। और त्रिकोणमिति के पिता कौन है, यानी कि फादर ऑफ त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री। तो कौन है फादर ऑफ त्रिकोणमिति? है जो हिप्पोपार्क्स। कौन है? हिप्पोपार्क्स। फादर ऑफ त्रिकोणमिति कौन है? हिप्पोपार्क्स। फादर ऑफ त्रिकोणमिति हो जाएंगे हिप्पोपार्क्स और मैथ के फादर हो जाएंगे आर्किमिडीज। फादर कहने का मतलब उसके पिता ने, यानी कि मैथ के पिता ने हो जाएंगे। यानी कि मैथ के जो शुरुआत किए थे, यानी कि जो मैथ की सबसे पहले शुरुआत किए थे तो आर्किमिडीज। इसीलिए मैथ के जो फादर कहते हैं उसको मैथ के, इसीलिए हम उन्हें फादर के नाम से जानते हैं। और त्रिकोणमिति के फादर कौन है? हिप्पोपार्क्स। क्योंकि त्रिकोणमिति का शुरुआत सबसे पहले किए थे हिप्पोपार्क्स। त्रिकोणमिति में योगदान किनका हो जाएगा? तो त्रिकोणमिति में योगदान हो जाएगा थेल्स साहब का, पाइथागोरस साहब का, और किनका हो जाएगा? आर्यभट्ट का। किनका हो जाएगा? आर्यभट्ट। ये जो कुछ वैज्ञानिक है इन्होंने त्रिकोणमिति के फील्ड में अच्छा नाम कमाया। जो थेल्स साहब है, पाइथागोरस है, आर्यभट्ट। देखते हैं त्रिकोणमिति का यूज हम कहाँ करते हैं। जैसे आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और आपके बगल में एक खंभा है, और आपके और खंभे के बीच की दूरी हमें नहीं पता है, हमको नहीं मालूम है। खंभे की ऊंचाई है 30 मीटर और आपको पता है आप जहाँ खड़े हैं और खंभा के शीर्ष से आपके बीच का आपके जो है कोण बन रहा है वह है 30 डिग्री का कोण। तो आप
त्रिकोणमिति का प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं इसके और इसके मतलब यानी कि आपके और खंभे के बीच में कितनी दूरी है। और उस एक और उदाहरण के साथ हम लोग समझते हैं। जैसे आप मान लीजिए यहाँ एक बड़ा टावर है और आप यहाँ खड़े हुए हैं, आप यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हैं। आपके और खंभे के बीच की दूरी पता है, आपको मालूम है क्या है। और आप जहाँ खड़े हैं उस खंभे के यानी कि उस टावर के शीर्ष और आप जहाँ खड़े हैं उस जो कोण बन रहा है उस कोण का आपको पता है। कोण का मान मान लीजिए आपको हो जाएगा 45 डिग्री और इस बीच की दूरी हो जाएगा 20 मीटर। तो आप निकाल सकते हैं क्या टावर की ऊंचाई आपको पता हो जाएगा। तो आप बोलिएगा त्रिकोणमिति का प्रयोग करके यह संभव है। त्रिकोणमिति का प्रयोग करके हम लोग यह टावर की ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो त्रिकोणमिति का प्रयोग करके यह संभव हो सकता है। तो त्रिकोणमिति क्यों पढ़ते हैं त्रिकोणमिति? तो आप लोग समझ गए होंगे त्रिकोणमिति की जरूरत हमें दूरी तथा ऊंचाई ज्ञात करने में होती है। त्रिकोणमिति का यूज कहाँ करते हैं? दूरी तथा ऊंचाई ज्ञात करने में। दूरी तथा ऊंचाई ज्ञात करने में त्रिकोणमिति का यूज कहाँ करते हैं? तो आप समझ गए होंगे दूरी तथा ऊंचाई ज्ञात करने में हम लोग त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। तो अब देखते हैं त्रिकोणमिति समझ गए यहाँ तक। ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ होता है भुजाओं का मापन, 3 भुजाओं का मापन। लेकिन हम त्रिकोणमिति में क्या पढ़ते हैं? भुजा तथा कोण का मापन। फादर ऑफ मैथ कहेंगे तो आर्किमिडीज साहब हो जाएंगे और फादर ऑफ त्रिकोणमेट्री कहेंगे, ट्रिगोनोमेट्री कहेंगे तो हिप्पोपार्क्स हो जाएंगे। और जो त्रिकोणमिति में जो योगदान दिए हैं उनके नाम कुछ हैं। थेल्स साहब हो गए, पाइथागोरस हो गए, आर्यभट्ट हो गए। तो और हम लोग जान लिए त्रिकोणमिति का यूज हम कहाँ करते हैं? तो दूरी तथा ऊंचाई ज्ञात करने में। उसके बाद देखते हैं हम लोग बचपन में पढ़ते होइएगा त्रिभुज भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और कोण के भी आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। तो आज हम देखते हैं कौन कौन होते हैं। जैसे यह एक त्रिभुज है और इसका भुजा तीनों है जो बराबर है, तीनों बराबर है, यानी कि यह भी 6, ये भी 6, ये भी 6। और एक त्रिभुज और है जिसकी भुजा ये 6 है लेकिन ये 7 हो गया। और एक और त्रिभुज हमारे पास है जिसकी भुजा में 8, 9, 10 है, 8, 9, 10 है। तो आप लोग बता सकते हैं कौन त्रिभुज कौन है? यह कौन त्रिभुज हो जाएगा? इसका तीनों भुजा बराबर हो जाएगा, यानी कि सम मतलब बराबर, यानी कि समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा? समबाहु। इसमें 2 भुजा बराबर है यानी कि समद्विभाजित, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसमें एक भी भुजा बराबर नहीं है यानी कि विषमबाहु त्रिभुज। आप लोग पढ़ते हुएगा 9th में 90 डिग्री के छोटे कोण को कौन कौन कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं, न्यून कोण। और 90 डिग्री जब छोटा रहेगा तब हो जाएगा न्यून कोण, और 90 डिग्री का कोण रहेगा तब कौन हो जाएगा? समकोण। और 90 डिग्री से जब बड़ा रहेगा 90 डिग्री से जब बड़ा रहेगा तब हो जाएगा अधिक कोण। यानी कि हमें कोण के भी आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के हो जाएंगे, जिसका तीनों कोण क्या हो जाएगा? 90 से छोटा, यानी कि हम मान लेते हैं यह भी 60, यह भी 60 और यह भी 60 है। तो तीनों कोण क्या है? 90 से छोटा है, यानी कि यह कौन हो जाएंगे? न्यून कोण त्रिभुज। यह हो जाएगा हमारा न्यून कोण त्रिभुज। और एक त्रिभुज और लेते हैं जिसमें हमें यह कोण 90 डिग्री का है, लेकिन यह दोनों है जो एक 45 है और यह भी 45 है। तो आप बोलिएगा एक त्रिभुज समकोण है, यानी कि यह कौन हो जाएंगे? समकोण त्रिभुज। यह हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज। और एक और त्रिभुज लेते हैं जिसमें हमें यह कोण है 60, यह है 70, यह मान लीजिए 30 और यह हो जाएगा 45, इसे 45 ले लीजिए। और यह कौन हो जाएगा? यह कितना हो जाएगा? 75। यह हो जाएगा 105। तो यह कौन हो जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। यह क्योंकि यह 90 डिग्री से बड़ा है।
यह अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। तो हम त्रिकोणमिति में कौन त्रिभुज पढ़ते हैं? तो समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज की बात करेंगे हम त्रिकोणमिति में? समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। त्रिकोणमिति में कौन त्रिभुज की करेंगे? तो समकोण त्रिभुज की। तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज, यह क्या हो जाएगा हमारा? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी। यह क्या हो गया हमारा? एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? यह हमारा सबसे बड़ी भुजा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? सबसे बड़ी भुजा है, तो इसे हम कहेंगे कर्ण। इसको हम कहेंगे कर्ण। हमको हमें क्या लंब और आधार आप बता सकते हैं? लंब आधार क्या कौन होगा? तो आप बोलिएगा नहीं, क्योंकि लंब आधार बदलते रहता है। जैसे हम अगर यहाँ थीटा मान लेते हैं, अगर यानी कि थीटा मान लेते हैं, यानी कि कोण मान लेते हैं, तो हमारा लंब क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। अगर हम यहाँ थीटा मान लेते हैं तो हमारा लंब ये हो जाएगा। तो थीटा के आधार पर कोण, लंब और आधार बदलते रहता है, तो हम लंब आधार को फिक्स नहीं कह सकते हैं। जो यही हमारा आधार ही होगा और यह लंब होगा। तो लंब और आधार बदलते रहता है, तो हम लोग लिख लेंगे एक नोट देके, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा भुजा को लंब कहते हैं। भुजा को लंब कहते हैं। लंब होता है, लंब होता है। थीटा के सामने वाली भुजा कौन हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा है उसे वह कौन हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। यह हमारा कर्ण हो जाएगा। अगर हम थीटा यहाँ मानते हैं तो हमारा लंब कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा लंब, यानी कि पी, परपेंडिकुलर। और इसको क्या बोलते हैं? तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, यह हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, यह हो जाएगा बेस, यानी कि आधार। आधार को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बेस। और यह हो जाएगा लंब। लंब हम कर्ण को एच से सूचित करते हैं, यानी कि शॉर्टकट में हम कर्ण को एच से सूचित करते हैं, और लंब को पी यानी कि आधार से, लंब को पी यानी कि परपेंडिकुलर से, यानी पी से सूचित करते हैं, और आधार को बी, बी यानी बेस, बेस से सूचित करते हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। जैसे हम एक और त्रिभुज काटते हैं, यह हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ 90 डिग्री हुआ, तो यानी कि इसके सामने वाली भुजा ये है, तो यह हो जाएगा एच, यानी कि हाइपोटेनियस, यानी कर्ण। और हम थीटा अगर हम यहाँ मान ले, थीटा अगर हम यहाँ मान लेते हैं, तो हमारा लंब अब कौन है, क्या हो जाएगा? तो लंब यह हो जाएगा। अगर हम थीटा तब जो यह चित्र बनाए थे, तो हम थीटा यहाँ माने थे, कौन बी को थीटा माने थे, इसीलिए हमारा लंब यह हो गया था, यानी कि ऐसे तब लंब हुआ था। लेकिन अब अगर हम थीटा यहाँ मान ले, यहाँ ले लेते हैं, तो हमारा जो लंब हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर, यह हो जाएगा। इसका नामकरण कर लेते हैं पी क्यू आर। तो हमारा जो क्यू आर है, यह हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि लंब हो जाएगा। अब ये आधार यह हो जाएगा, जो बच गया वो आधार, यानी कि बेस, जो बच गया आधार यानी बेस। तो आप लोग बताइए, यह इसमें क्या यह चित्र जो हम पा रहे हैं यह सही है? आप लोग देख के बताइएगा यह सही है, तो आप बोलिएगा नहीं, क्योंकि यह थीटा के सामने लंब होता है, लेकिन हम क्या लिखे? बेस। यह गलत हो जाएगा, यह हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि लंब, और यह हो जाएगा बेस। यह हो जाएगा बेस। अब यह चित्र सही लग रहा है, तो यह चित्र सही है। तो अब हम देखते हैं जो कुछ बातें होते हैं त्रिकोणमिति में, जैसे बड़ी भुजा, बड़ी भुजा कौन हो जाएगा? कर्ण। आप लोग जानते हैं बड़ी भुजा क्या हो जाएगा? कर्ण। कर्ण क्या है हमारा? यहाँ इस चित्र में ए भी है, और इस जो त्रिभुज चित्र है इसमें पी आर है। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है, जो होता है बड़ी भुजा का योग होता है, जो वर्गों का योग होता है, अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। तो इसे हम, यह जो नियम है इसको दिए थे पाइथागोरस साहब ने, इसीलिए हम इसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है? जो होता है एच का स्क्वायर होता है ना, वह हो जाएगा पी, बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच का स्क्वायर हो जाएगा
पी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। जैसे हम 3 और 4 5, यह क्या समकोण त्रिभुज का भुजा है, तो आप लोग चेक करिएगा 3 4 5, सबसे बड़ी भुजा क्या है 5, इसमें सबसे बड़ी क्या है 5 है, 5 है, 5 क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण हो जाएगा हमारा 5। तो हम क्या लिख रहे हैं कि 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16, तो क्या हो जाएगा 25 बराबर 25। तो आप लोग बोलिएगा 3 4 5 जो समकोण त्रिभुज की भुजा है, 3 4 5 क्या है समकोण त्रिभुज की भुजा है। आप लोग यह देख के बताइए 8 8 8 9 10, यह क्या समकोण त्रिभुज की भुजा है, तो आप लोग देख के बताइए। तो चेक कर लीजिएगा यहाँ पे में, देखिए यह सबसे बड़ी भुजा कौन है 10 है, और अन्य दो छोटी भुजा क्या है 9 8 है, 10 से छोट दो भुजा है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर क्या 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर के बराबर है। तो चेक करते हैं 100, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 8 का स्क्वायर 64। देखते हैं तो हम 100 जो 81 प्लस 64 100 से अधिक हो जाता है, तो हमारे यहाँ बराबर नहीं होगा, यानी कि यह समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है। तो आप लोग समझ हो गए होंगे जो पाइथागोरस पर में क्या कहता है, बड़ी भुजा का योग अन्य दो छोटी भुजा के योग के वर्गों का योग के बराबर होते हैं। तो समझ गए, एच का यानी कि एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो त्रिकोणमिति में जो पाइथागोरस पर में है आप लोग समझ गए होंगे बेहतरीन तरीके से। तो अब हम देखते हैं जो हम पढ़े, एच स्क्वायर बराबर होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि एच यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा पी यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। यह नियम किसने दिया था, पाइथागोरस साहब ने, पाइथागोरस साहब ने दिया था, इसीलिए इस नियम का नाम है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो जब हम कर्ण इधर है, कर्ण स्क्वायर स्क्वायर के उधर में जब बराबर के उस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा रूट लग जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, जब हम बड़ी बड़ी सवाल बना मतलब जब हम सवाल बनाएंगे तो यह कर्ण कर्ण निकालना पड़ जाएगा, आधार निकालना पड़ जाएगा, लंब निकालना पड़ जाएगा आपको। जैसे लंब दिया रहेगा आधार रहेगा, तो कर्ण कैसे निकालेंगे, तो इसी नियम का प्रयोग करके। तो कर्ण बराबर हम लोग लिख लेते हैं, जब उस पर भेजेंगे यहाँ स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा रूट के अंडर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। जब हम लंब निकालेंगे जब हम लंब निकालेंगे जब हम लंब निकालेंगे तब हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस हो जाएगा लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा रूट लग जाएगा, रूट लग जाएगा। आधार लंब बराबर देख लिए, और आधार अब बच गया, आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, माइनस लंब का स्क्वायर। देख लेते हैं कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी भुजा है तो जब दो छोटी भुजा का योग वर्गों का योग होगा तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, स्क्वायर उधर भेजे तो रूट रूट लग गया। जब हम लंब निकालना होगा तो बड़ी भुजा कौन है कर्ण है, तो कर्ण कर्ण में से ही निकालेंगे, छोटी भुजा घटाएंगे तब हमें निकलेगा लंब। तो हम लिख लिए कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर लिख लिए, और ऊपर से रूट लगा दिए। और हम जब देखते हैं आधार, आधार में क्या हो जाएगा, बड़ी भुजा कौन है कर्ण, कर्ण और उसके बाद लंब है, क्योंकि आधार हमें निकालना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा, लंब स्क्वायर हो जाएगा आधार बराबर, और ऊपर से रूट लगा दीजिएगा। तो जो कुछ नियम था जो जैसे त्रिकोणमिति जब हम सवाल को बनाएंगे तब यह तीनों नियम का भी प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए आप लोग यह याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और अब हम देखते हैं त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में जो साइन कोस्टेन होते हैं उसको समझते हैं, भुजाओं का जो रेटियो होता है उसको हम समझते हैं। जैसे साइन, साइन को हम ऐसे लिखते थे लेकिन हम आधुनिक में क्या लिखते हैं साइन, सिर्फ SIN लिखते हैं। कोस को जाएगा कोजाइन, कोजाइन। अब हम लिखते हैं इसको कोस। और टेन, टेन टेनजेंट, इसको पहले बोलते थे टेंजेंट, टेंजेंट, लेकिन अब इसको कर दिया गया है टेन। अब हो जाएगा कोसजेंट,
कोस जेंट। लेकिन अब इसको कहा गया है, अब इसको हम लोग बोलते हैं, सिर्फ बोलते हैं कोसेक। अब आ जाता है सेक जेंट, सेक जेंट। लेकिन अब इसको बोलते हैं हम सेक, अब इसको बोलते हैं सेक। और एक और आ जाता है जो साइन कॉस टेन कॉट, हाँ कॉट, कॉट जेंट, कॉट जेंट। लेकिन अब इसको हम बोलते हैं कोट। यह हमारा पूरा नाम था। क्या कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, 6 को जो साइड का रेशियो है, जैसे साइन पहले बोलते थे इसको साइन, लेकिन अब इसको कर दिया गया है साइन। पहले कोजाइन होता था, अब इसको टेंजेंट इसको बोलते थे पहले, लेकिन अब इसको टेन बोल कर दिया गया है। कोस पहले बोलते थे कोसजेंट, लेकिन अब कोसेक कर दिया गया है। पहले हो जाता था सेकजेंट, लेकिन अब इसको सेक बोला जाता है। इसको पहले बोला जाता है कॉटेंजेंट, लेकिन अब इसको कॉट बोला गया था। अब तो इसे आधुनिकरण करके और भी हल्का कर दिया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग इसे जल्द याद कर लीजिएगा। जो साइड का यानी कि भुजाओं का जो रेशियो होता है, जल्दी याद कर लीजिएगा। साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, जो ये होते हैं याद कर लीजिएगा। और हम अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए।